1939 के जुलाई महीने में अमेरिका ने वाणिज्य व्यापार के ऊपर 1911 की संधि ट्रीटी ऑफ कॉमर्स 1911 को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया और जापान जो अपने देश के कच्चे माल का आयात करता था उसके ऊपर भी रोक लगा दी। जापान पर प्रतिबंध लगने पर सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि 1940 में जापान पर अपने देश के एरोप्लेन में डालने वाले ईंधन पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया और जापान द्वारा निर्यात किए जाने वाले लोहे और स्टील पर भी नवंबर 1940 तक प्रतिबंध लगा दिया। 25 जुलाई 1941 को इंग्लैंड, हॉलैंड और अमेरिका के अंदर जापान की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले जापान ने फ्रांस की अनुमति से शांति पूर्व कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर कब्जा कर लिया था, ताकि चीन के अंदर जाने वाले रसद को रोका जाए। उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पनामा नहर को अभी जापानी समुद्री जहाज़ों की आवाजाही के लिए भी बंद कर दिया और जापान पर रबड़ और तेल का भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अंग्रेज़ों में एम्बार्गो कहा जाता है। तेल पर प्रतिबंध की वजह से जापान में पहुंचने वाले सामानों में 88% की गिरावट आ गई। बिना तेल के अपना गुजारा करना जापान के लिए बड़ा मुश्किल था। 1939 से 44 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हिडेकी तोजो और अपनी डायरी में बताते हैं कि जैसे अमेरिका जापान के द्वारा शांति बनाए गए रखने के सारे प्रयासों को लगातार नाकाम करता रहा, अमेरिका बार बार जापान के शांतिपूर्ण व्यापार को संबंधों को नष्ट करता जा रहा था, जिससे जापान में अतिरिक्त के अस्तित्व के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा था। जापान पर आर्थिक प्रतिबंधों को लगा देने पर हुआ ये कि जापान के गले में एक फंदा लग गया था। सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और हॉलैंड के द्वारा ही जापान पर आर्थिक दबाव नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया का नौसेना बलों और मजबूत करके उनको जापान के घेराबंदी के लिए समुद्र में उतारा जा रहा था। अमेरिका को भी नौसेना पनडुब्बियों जहाज जापान के समुद्र में लगातार मंडरा रही थी। एक अमेरिकी नौसेना के मिडल ने यह दावा किया था कि जापान में कि नौसेना की टुकड़ी के कुछ हफ्तों के लिए समुद्र में ही डुबाया जा सकता है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह घोषणा कर दी थी कि जापान में युद्ध करने पर ब्रिटेन 24 घंटे के अंदर अमेरिका की तरफ से युद्ध करने आएगा। अमेरिका का युद्ध सचिव हेनरी स्टीफन्स 25 नवंबर 1941 को लिखता है कि सवाल यह था कि हमें पहले गोली मारने के लिए किससे कैसे प्रेरित करें। यह पक्का करना था कि पहले गोली मारने वाली जापान हो, ताकि इसमें कोई संदेह न रह जाए कि हमलावर कौन थे। जनरल तोजो लिखते हैं कि जापान के बारे में संधि करने के प्रयास किए जाने पर अमेरिका ने उसका हर संधि ठुकरा दिया। आखिरकार अमेरिका ने जापान के सामने वो प्रस्ताव रखा जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। उसे प्रस्ताव में यह बातें थी कि चीन के सैनिकों को पूर्ण वापसी, चीन में नाकिंग सरकार का खंडन तथा जापान, जर्मनी, इटली के बीच हुए त्रिपक्षीय संधि से पीछे हटना। जापान द्वारा किए गए राजनीतिक पहल की गई, जिसमें से उसने 8 अगस्त 1941 को एक शिखर सम्मेलन की पेशकश की थी, लेकिन वे सभी विफल रहे। 2 दिसंबर 1941 तक ब्रिटेन, अमेरिका के मित्र देश नाकाबंदी जापान को अपने सामान्य व्यापार से 75% काट दिया गया था। इस तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अमेरिका पर हमला करना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को